गुड आफ्टरनून। सो लास्ट क्लास में हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज वो भी आधा, लीगली बाउंड टू डू. We were actually doing the definition of illegal because of illegal omission. That is also a part of actus reus. So illegal की definition हमने देखी थी 2 clause 15 के अंदर, which defines the term illegal as well as it defines what is legally bound to do. What is legally bound to do? Which is illegal to omit. Something which you are legally bound to do means something which is illegal to omit. That such an omission would be illegal. That means अगर वो omission एक offense है, वो omission एक act prohibited by law है, वो omission is basically it is giving ground for civil action, then that omission is illegal, and whatever is illegal to omit, that means you were legally bound to do it. And जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट करने के लिए लीगली बाउंड होता है एंड दैट पर्सन ओमिट्स टू डू दैट एक्ट, इट इज एन इलीगल ओमिशन. और अगर उस इलीगल ओमिशन से एक्टस रियस का कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होता है, दैट मीन्स अगर उस इलीगल ओमिशन से द रिक्वायर्ड कॉन्सिक्वेंस फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज क्रिएटेड, देन इट इज द एक्टस रियस ऑफ दैट ऑफेंस. हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें, लाइफ गार्ड वाला, कि इवन दो अगर बात की जाए एक लाइफ गार्ड के इलीगल ओमिशन की, तो एक लाइफ गार्ड का जो इलीगल ओमिशन है उसको इलीगल ओमिशन क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज हिज ओमिशन गिव्स अ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन. तो जो इलीगैलिटी है एक तरीके से वो सिविल नेचर की है, बट स्टिल उसको बोला जा रहा है कि वो इलीगल ओमिशन है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्रिमिनल लॉ में एक्टस रियस होगा. यस, एक्टस रियस होगा, बट ओनली व्हेन द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस इज क्रिएटेड. जब हमने बात करी इट गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, दैट इज ओनली टू डिसाइड वेदर द ओमिशन इज इलीगल और नॉट. बट कोई भी इलीगल ओमिशन डायरेक्टली एक्टस रियस नहीं बनता ना, because actus reus is not the conduct, it is the consequence of the conduct. मतलब जब उस नेगेटिव कंडक्ट इलीगल ओमिशन से डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये ascertain कर रहे हैं that such a lifeguard would be held liable for the offense of culpable homicide or not, तो culpable homicide के लिए what is the required consequence? The causation of death. तो अगर उसके इस ओमिशन से डेथ कॉज होती है, then it is the actus reus for the offense of culpable homicide. समझ आ रहा है? That means ultimately actus reus और mens rea proof किसको करना होता है? The prosecution has the burden to prove the actus reus and the mens rea required for a particular offense. अब अगर actus reus, सबसे पहले तो हम actus reus की बात कर रहे हैं, अगर एक्टस रियस जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है दैट एक्टस रियस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट, देन द प्रोसिक्यूशन हैज ओनली वन बर्डन एंड दैट इज टू प्रूव द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट. द मोमेंट द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट विच इज रिक्वायर्ड अंडर दैट प्रोविजन, एक्टस रियस प्रूव हो जाएगा. लेकिन अगर किसी भी प्रोसीडिंग में प्रोसिक्यूशन एक्टस रियस प्रूव कर रहे हैं बट दैट एक्टस रियस इन दैट केस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ओमिशन, तो प्रोसिक्यूशन पे डबल बर्डन हुआ. सबसे पहला बर्डन टू प्रूव दैट ही वाज लीगली बाउंड टू डू दैट. जो चीज ओमिट की गई है इट वाज एन इलीगल ओमिशन. That means the person was legally bound to do. That means his omission either resulted into an offense or a prohibited by law act or gives ground for civil action. That means first burden to prove that the omission was illegal, and then the second burden is to prove the consequence of such omission. सेकेंड बर्डन होगा उस ओमिशन का कॉन्सिक्वेंस प्रूव करना, बिकॉज वही अल्टीमेटली एक्टस रियस है.
तो डिपेंड करेगा कि प्रोसिक्यूशन पे बर्डन कितना है एक्टस रियस के लिए. इट विल डिपेंड वेदर द एक्टस रियस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट और फ्रॉम द ओमिशन. जब हम एक्ट में से एक्टस रियस को डिराइव करेंगे, दैट मीन्स द प्रोसिक्यूशन जस्ट हैव टू प्रूव द कॉन्सिक्वेंस, दैट इज द एक्टस रियस. बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्ट, उसके साथ इलीगल वर्ड हम यूज नहीं करते हैं. दैट मीन्स illegality is inherent in the act itself. The prosecution is not required to prove the illegality of the act. The prosecution just have to prove the consequence of the act as per the language of the section. But whenever in a case the actus reus lies in the omission, then firstly the prosecution has to prove the illegality of the omission as per section 2 clause 15, and then the prosecution will prove the consequence of such omission for actus reus. सिर्फ ये डिफरेंस होगा, अदरवाइज द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम दैट actus reus इज द कॉन्सिक्वेंस. अब वो कॉन्सिक्वेंस क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट का है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो हमने डिफरेंस देखा कि अगर एक्ट में से actus reus है देन व्हाट विल हैपन, और अगर ओमिशन में से है then what will happen, then we have to justify section 2 clause 15 also, that is illegality of the omission is to be established. Clear है ये? इसके अलावा कल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में that the word illegal omission has been used and not unlawful. दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एक होता है illegal और एक होता है unlawful. दोनों में सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है, बिकॉज दोनों ही, जब हम अनलॉफुल एक्ट की बात कर रहे हैं और जब हम इलीगल एक्ट की बात कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस अनलॉफुल और इलीगल मीन्स समथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ. समथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ, जिसको हम इलीगल भी बोल सकते हैं इन जनरल सेंस, उसी को हम अनलॉफुल भी बोल सकते हैं. बट अगेन कोई तो डिफरेंस है, बिकॉज जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है, तो वहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, अनलॉफुल. लेकिन जब हम बीएनएस की बात कर रहे हैं तो वहां पे वर्ड यूज हुआ है इलीगल. देयर हैज टू बी अ डिफरेंस. ब्रॉडली अगर देखा जाए दोनों सिमिलर हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट समथिंग नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ. बट अगेन जब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की, तो कॉन्सेप्चुअली बोथ आर डिफरेंट. व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल? व्हाट इज अनलॉफुल? समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. एंड ओके, ठीक है, जैसे हम सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, दैट मीन्स something which is prohibited by law, something which defeats the policy of law, something which is fraudulent, something which is opposed to public policy, is immoral, gives injury to any person. ये सारी चीजें unlawful की definition में दी गई हैं. बट यहां पे अब जब हम illegal पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमने पढ़ा something which is an offense, something which is prohibited by law or gives ground for civil action is illegal. जब हमने सिविल लॉ की बात करी वहां पे वर्ड यूज किया अनलॉफुल, लेकिन जब हमने क्रिमिनल लॉ की बात करी, पीनल लॉ की बात करी, वहां पे हमने वर्ड यूज किया इलीगल. दैट मीन्स अनलॉफुल इज अ ब्रॉड कैटेगरी. अनलॉफुल इज अ ब्रॉड कैटेगरी. इट इंक्लूड्स ऑल द रॉन्गफुल एक्ट्स. कोई भी एक्ट अनलॉफुल है मतलब दैट एक्ट इज रॉन्ग, दैट इट इज नॉट supported by the law. The reason may be कि it defeats the provision of law, it causes injury to any person, it is opposed to public policy. इस reasons की वजह से it is not supported by the law and thus it is unlawful. But when we talk about illegality, तो यहां पे actus reus के लिए हमने बोला जरूरी है illegal omission होना चाहिए. actus reus का मतलब है, actus means consequence which is reus. reus means punishable. that means एक ऐसा omission, एक illegal omission जिसका consequence punishable है.
under the law. That means illegal का मतलब हुआ something which is not supported by law as well as it is punishable by the law. Unlawful में it is not necessary that it will be punishable also. क्योंकि अनलॉफुल की डेफिनेशन जो हम सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं वहां पे दिया है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसमें ऑफेंसेस भी आ सकते हैं. तो वो पनिशेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज अनलॉफुल में तो वो भी आता है समथिंग विच इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, विच मे बी पनिश्ड, विच मे नॉट बी पनिश्ड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इलीगल, बिकॉज इट इज यूज्ड इन अ पीनल लॉ, तो इलीगल का मतलब है समथिंग विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ एज वेल एज इट इज पनिशेबल ऑल्सो. और ये पनिशेबिलिटी दैट इज रियस की वजह से हम बीएनएस में इलीगल ओमिशन वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज उसी का तो कॉन्सिक्वेंस आगे जाके पनिश किया जा रहा है ना, इसीलिए हम उसको इलीगल ओमिशन बोलते हैं, अनलॉफुल ओमिशन नहीं बोलते हैं, इवन दो दोनों का जनरल मीनिंग सेम है. दोनों का ही मतलब है समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट सपोर्टेड बाय लॉ, बट पनिशेबिलिटी, कल्पेबिलिटी की वजह से द ओमिशन हियर इज बीइंग एड्रेस्ड एज इलीगल ओमिशन एंड नॉट अनलॉफुल ओमिशन. क्योंकि अनलॉफुल एक्ट may not be punishable, depends, but whatever is illegal is always punishable under the BNS, इसीलिए illegal omission and not unlawful. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, दे आर void under section 28 of the Indian Contract Act. वो अग्रीमेंट्स अनलॉफुल है, बिल्कुल है. void डिक्लेयर करने का मतलब ही है that those agreements are not being supported by the law. The law has discouraged such agreements by declaring them as void agreements. लेकिन क्या वो अग्रीमेंट वो अनलॉफुल तो है, क्या वो इलीगल है? Entering into an agreement which is in restraint of legal proceeding, क्या उससे पनिशमेंट होगी? क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका अग्रीमेंट void होगा बिकॉज इट इज अनलॉफुल, नॉट सपोर्टेड बाय द लॉ. लेकिन क्या उससे पनिशमेंट होगी? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इलीगल. लेकिन यही अगर दो लोगों ने आपस में एक अग्रीमेंट किया होता किसी थर्ड पर्सन का मर्डर करने के लिए, अब क्या ये अग्रीमेंट अनलॉफुल है या इलीगल है? इलीगल है. व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज नॉट अ मियर अग्रीमेंट, नाउ इट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. हम बीएनएस में पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है एन अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट. क्योंकि अब जो आपने अग्रीमेंट किया है इट इज नॉट मियरली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, रादर इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफेंस. तो अब वो इलीगल हो चुका है, सिर्फ अनलॉफुल नहीं है. दैट इज द डिफरेंस. Something which is unlawful means merely it is not supported by the law, but it is not punishable. But when an act or an agreement is illegal, that means it is not supported by the law, also it is punishable by the law. इसीलिए illegal omission बोलते हैं, unlawful omission नहीं बोलते हैं. जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी पढ़ते हो, अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट बोला गया है, अग्रीमेंट टू डू एन अनलॉफुल एक्ट नहीं बोला गया है. समझ आ रहा है? क्लियर है? ये लिख लेते हैं इसको. लास्ट क्या लिखा था हमने? एक्टस रियस का नेचर, ठीक है, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, वो लास्ट था. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ. उसमें हमने एक्टस रियस का नेचर, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे. Actus reus is the consequence of human conduct, is the consequence of human conduct which may be in the form of an act, which may be in the form of an act or omission.
सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ द BNS, करा था हमने रीड, सेक्शन 3 क्लॉज 4 ऑफ BNS gives a general explanation that the word act impliedly includes omission also. Thus, actus reus may also be the consequence of an omission, but such an omission must be illegal as per section 2 clause 15 of BNS. Section 2 clause 15 of BNS. Next para. Illegal means something which is declared as a punishable offense, something which is declared as a punishable offense, comma, which is prohibited by law or even a civil wrong which gives ground for civil remedy, Section 2 clause 15 also defines, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, legally bound to do. When it is illegal in a person to omit then he is considered to be legally bound to do. It may even be legally bound to do. It may even be a civil legal duty, like performance of a contract which may lead to an illegal omission. Next para. For example,
in case of a lifeguard, in case of a lifeguard, if he, comma, if he omits to save a drowning person, then whether it is an actus reus, for culpable homicide or not, shall be decided if his omission is illegal in nature. If his omission is illegal in nature. He is duty bound by a contract with the management. He is duty bound by a contract with the management, and if he breaches it, and if he breaches it by such omission, then it gives a ground, for an action of breach of contract, Thus, it is an illegal omission. Next para, last para. The prosecution while proving the actus reus, for an offence deriving out of act, has to prove only the consequence of the act. But when the actus reus is derived from omission, the burden upon the prosecution is strict. And it is required to prove the illegality of the omission, as well as the consequence of it.
क्लियर है ये? ऑल राइट, एक्टस रियस के बारे में हमने पढ़ा. एक्टस रियस का एक्चुअल मीनिंग हमने देखा दैट इट इज नॉट द गिल्टी एक्ट, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट. ऑल राइट, the consequence of the conduct which is basically the actus reus which is required for the offense. और किस offense का क्या actus reus होगा? There is no universal rule regarding it because it is a subjective concept. It depends upon the language of that particular provision. फिर हमने देखा conduct can be positive, negative, जिससे हम illegal की definition पे आए, जहां पे हमने legally bound to do and omission, illegal omission क्या होगा, how the prosecution has to prove when it is depending upon an act, how the prosecution has to prove when it is a situation of omission. That difference we had also done. All right, then illegal or unlawful. Clear hai? Now actus non facitrium nisi mensitria के according पहला ingredient हमने देखा, that is actus reus. The second element is mens rea. And why we were studying this? Because we were studying about the subject matter application of BNS, that BNS applies upon offenses. और किसी भी offense को बनाने के लिए या define करने के लिए merely section 2 clause 24 is not sufficient, क्योंकि 2 clause 24 में बोला गया है a thing made punishable under this संहिता, but ultimately it is the actus reus as well as the mens rea which creates an offense. Now actus reus हमने पढ़ा. What is mens rea? So that is basically what is mens rea. मैंने आपको रीजनिंग बताई why mens rea is not guilty mind, why it is state of mind. Because अगर guilty mind है तो negligence, recklessness वो सब तो mens rea होगा ही नहीं, फिर वो offenses क्यों है? Rash and negligent driving, causing death by negligence. अब now we have hit and run also. Why these are offenses? अगर सिर्फ guilty mind ही mens rea होगा. That is why mens rea means state of mind and not guilty mind. And that is basically जो अभी हमने लिखा, that is the policy of mens rea. Why mens rea? How important is mens rea for the society at large? How mens rea, the requirement or the non-requirement of the mens rea, it is how it is decided by the society. And the rule of strict liability, that is basically the exception to the general rule of actus non facitrium nisi mensitria. Clear है? अब जैसे actus reus एक subjective concept था, वैसे ही mens rea भी subjective हुआ. mens rea का nature भी क्या हुआ? Subjective हुआ. How? Because it also depends upon the provision. For example, अगर आप theft की बात करोगे तो theft में requirement of mens rea is there, and what kind of mens rea is there? Dishonest intention. मतलब वहां पे the requirement is dishonest intention होनी चाहिए. अगर mere knowledge थी तो theft नहीं होगा. There are degrees of mens rea. The highest degree of mens rea is intention. उसके बाद आता है knowledge. उसके बाद आता है reason to believe. Theft के लिए there is only one degree of mens rea which is required, which is the strictest one, that is dishonest intention. लेकिन वहीं जब हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, तो जब उनकी डेफिनेशंस देखी जाती है, तो वहां पे द रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट जस्ट और नॉट ओनली इंटेंशन, रादर नॉलेज इज ऑल्सो देयर है. वहां पे जब आप कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो वहां पे देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मर्डर. किसी फॉर्म में इंटेंशन रिक्वायर्ड है, किसी में नॉलेज रिक्वायर्ड है. क्यों? बिकॉज अगेन जब हम बात करते हैं मर्डर की और थेफ्ट की, दोनों में से मोर ग्रेव वन इज मर्डर, द लेस ग्रेव वन इज थेफ्ट. तो वो लेस ग्रेव है तो उसमें आपको इंटेंशन ही प्रूव करनी है. लेकिन अगर ज्यादा ग्रेव वाले ऑफेंस की बात की जाए, मर्डर की बात की जाए, तो सिर्फ इंटेंशन नहीं, अगर नॉलेज भी थी विद द रिक्वायर्ड एक्टस रियस ऑफ कोर्स, देन ऑल्सो द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर विल बी प्रूव्ड. सो क्या मेंस रिया होगी, क्या मेंस रिया नहीं होगी, व्हाट विल बी द डिग्री, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन. सो इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव इन नेचर लाइक एक्टस रियस. ये भी एक्टस रियस के जैसे सब्जेक्टिव है.
दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों सब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों में एक्टस रियस और मेंस रिया में एक डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी तो ये हुई कि दोनों में ही अगर हमें देखना है कि एक ऑफेंस के लिए एक्टस रियस क्या है या मेंस रिया क्या है, इट इज सब्जेक्टिव, बिकॉज दोनों के लिए हमें लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन देखना पड़ेगा। बट अगर दोनों के टेस्ट की बात की जाए देन दे आर डिफरेंट। टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक्टस रियस एसरटेन करना है तो व्हाट डू यू थिंक इज द मैनर इन विच एक्टस रियस कैन बी सीन? द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि कंडक्ट का ही तो कॉन्सिक्वेंस एक्टस रियस होता है। एंड कंडक्ट इज समथिंग, एक्ट हो या ओमिशन हो, है तो फिजिकल एक्ट ही, है तो फिजिकल फॉर्म में। इट इज नॉट कोई भी फैक्ट, आपने पढ़ा होगा बीएसए में, कोई भी फैक्ट या तो फिजिकल फैक्ट होता है या तो साइकोलॉजिकल मेंटल फैक्ट होता है। यस और नो? फिजिकल फैक्ट इज समथिंग विच कैन बी सीन, विच कैन बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस, whereas psychological fact is something about which only our mind is conscious. Yes or no? Physical fact मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई एक्ट, कोई ओमिशन, इट कैन बी परसीव्ड, उसको हम डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं। क्या कॉजेशन ऑफ डेथ इसके कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस था? उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है, हम डायरेक्टली उसके कंडक्ट को देख के ये परसीव कर सकते हैं that whether it was the consequence of such conduct or not. But when we talk about mens rea being a state of mind, it is a psychological fact. क्या वो physical fact है? किसी के माइंड के अंदर इंटेंशन है, किसी के माइंड के अंदर नॉलेज है, नेग्लिजेंस है, क्या ये डायरेक्टली परसीव किया जा सकता है? नहीं। जैसे एक्टस रियस को हम डायरेक्टली परसीव कर रहे थे, क्योंकि एक्टस रियस इज कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस, कंडक्ट इज समथिंग विच इज अ फिजिकल फैक्ट, डायरेक्टली परसीव किया जा सकता है। बट मेंस रिया इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज नॉट अ फिजिकल फैक्ट, रादर इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल फैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, समथिंग अबाउट विच ओनली द माइंड ऑफ द पर्सन इज कॉन्शियस, यही लिखा है बीएसए में। कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके बारे में, जो हमें फिजिकली डायरेक्टली दिख नहीं सकता है, वो एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में अगर मेरे स्टेट ऑफ माइंड की बात की जाए तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड इज अ फैक्ट जिसके बारे में सिर्फ मेरा माइंड ही कॉन्शियस है और किसी को ये फिजिकली दिख नहीं सकता। सो इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली परसीव्ड, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन। इसीलिए ये एक डिफरेंस हुआ कि when we are testing that whether there is actus reus or not, we can directly perceive as it is a physical fact. But when we are determining that whether there is a mens rea or not, whether there is intention, whether there is knowledge, उसको हम directly perceive नहीं कर सकते हैं because it is psychological fact. उसको हमें indirectly perceive किया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है एक person की intention को अगर हमें ascertain करना है, डायरेक्टली तो हमें दिख नहीं सकती। किसी का माइंड खोल के उसके अंदर कैमरा लगा के तो हम देख नहीं सकते कि उसके माइंड के अंदर इंटेंशनल एस्पेक्ट है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, रेकलेसनेस है। बट इनडायरेक्टली सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से, उसके मोटिव से और उसके कंडक्ट से दिखती है मेंस रिया। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक आयरन रॉड से 15 टाइम्स उसके हेड पे हिट किया है तो उसके कंडक्ट से हमें क्लियरली समझ आ रहा है दैट ही हैज एन इंटेंशन टू कॉज डेथ। अब उसकी इंटेंशन टू कॉज डेथ हमें डायरेक्टली तो दिख नहीं रही ना, हमने परसीव करी है, इन्फर करी है इनडायरेक्टली फ्रॉम दी कंडक्ट। So that is the difference. Actus reus can be directly seen, can be directly perceived. Mens rea क्योंकि दिमाग के अंदर है, mind is conscious. It cannot be directly seen, it can be inferred from the conduct and the other surrounding circumstances. इसीलिए जब आप, अभी मैं आपको voluntarily की definition पढ़ाऊंगी which is 2 clause 33 of BNS. तो जब आप वॉलंटरली की डेफिनेशन देखते हो तो यहां पे क्या लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट। वॉलंटरली भी एक स्टेट ऑफ माइंड है,
कोई चीज मैंने वॉलंटरी विलिंगली करी है या मैंने इनवॉलंटरी अनविलिंगली करी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसके बारे में मेरा माइंड ही कॉन्शियस है. यस और नो? अब यहां पे भी देखो क्या लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स. एक पर्सन ने एक एक्ट अपनी मर्जी से वॉलंटरली किया था या नहीं किया था, उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, व्हाट आर दी मीन्स विच आर अडॉप्टेड बाय दैट पर्सन. मीन्स का मतलब क्या है, सेम जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया. मीन्स का मतलब है यहां पे एक्ट, इस कंडक्ट, कि जो मीन्स अडॉप्टेड थे, मीन्स अडॉप्टेड वर कि उसने एक आयरन रॉड से 10 बार किसी के सर पे हिट किया, तो उसके मीन्स को, उसके एक्ट को देख के हमें समझ आ रहा है ही इज डूइंग इट विद इंटेंशन. एक बार हिट किया, दैट मीन्स हिज मीन्स, the act is not sufficient to justify the intention, but it is sufficient to justify the knowledge. तो intention थी, knowledge थी, उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, what were the means which were adopted, what was the act which was done. That means किसी के state of mind को हम indirectly देख रहे हैं, directly it cannot be seen, because as per Evidence Act, as per BSA, it is not a physical fact, it is a psychological fact. इसीलिए जब भी मेंस रिया को, when there is basically a question in front of the court कि मेंस रिया है या नहीं है, अब डायरेक्टली तो देखा जा नहीं सकता. In such cases the court will conduct a test which is known as a test of a reasonable person, also known as an objective test. ये सेम टेस्ट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, विच वॉज हेल्ड अंडर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जब हम पढ़ते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. यस और नो? जब हम पढ़ते हैं कि वेदर द पार्टीज हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद ईच अदर और नॉट. अब वहां भी इंटेंशन है, डायरेक्टली तो देखी जा नहीं सकती, इसीलिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में वहां पे बोला गया था कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, विच इज द टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन. सिमिलर टेस्ट इज कंडक्टेड हियर ऑल्सो, क्योंकि यहां पे भी हम जो चीज टेस्ट कर रहे हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, स्टेट ऑफ माइंड. सेम टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यहां पे भी कंडक्ट किया जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हम एक्टस रियस को प्रूव करने के लिए कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट, उसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस है, उसका एक्ट, उसका ओमिशन, direct physical fact which can be seen, which can be perceived. But जब हम state of mind की बात करते हैं, उसको प्रूव करने के लिए the objective test is conducted by the court. और objective test का मतलब होता है the court will look into the facts and circumstances from the point of view of a reasonable person. एक reasonable person का मतलब क्या होता है? क्या क्या होता है? अ प्रूडेंट पर्सन. ठीक है, क्या मतलब होता है प्रूडेंट पर्सन का? अ पर्सन हु इज एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन, दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट नेग्लिजेंट, द पर्सन इज कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, वो नेग्लिजेंट नहीं है, ही इज एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड अटेंशन. बेसिकली जब इंटेंशन के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया जाता है, उसमें रीजनेबल पर्सन का मतलब होता है इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ना ही वो एक हम सेंसिटिव पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सन की बात कर रहे हैं, ना हम एक ओवर अग्रेसिव पर्सन की बात कर रहे हैं, हम एक रीजनेबल, प्रूडेंट, बैलेंस्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. अब टेस्ट क्या होता है, ये देखा जाता है कि अगर सेम सेट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर, सेम सिचुएशन में, सेम एक्ट अगर एक रीजनेबल, एक बैलेंस्ड पर्सन ने किया होता, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता? क्या उसकी इंटेंशन होती, क्या उसकी नॉलेज होती कि भाई अगर एक आयरन रॉड से एक रीजनेबल पर्सन है, उसने 10 बार किसी के सर पे हिट किया है, तो वो रीजनेबल पर्सन ही क्यों ना हो, किसी की भी इंटेंशन डेथ कॉज करने की होगी ना. अगर उसी रॉड से एक बार हिट किया है तो सिर्फ नॉलेज है, क्यों, डेथ हो भी सकती है अगर एक ही हिट बहुत इंटेंस था, और नहीं भी हो सकती है इफ द हिट वाज नॉट दैट इंटेंस. मतलब अगर कोई रीजनेबल पर्सन है तो ऐसे सिचुएशन में
उसकी एक नॉलेज होगी कि भाई डेथ कॉज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन जो अक्यूज्ड है उसकी मेंस रिया डायरेक्टली नहीं देखी जाती है, इसीलिए हम एक रीजनेबल पर्सन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं और देखा जाता है कि इसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर एक्ट अगर एक रीजनेबल, एक बैलेंस्ड पर्सन ने किया होता, बैलेंस्ड मींस नॉट ओवर अग्रेसिव, नॉट ओवर सेंसिटिव, जो कि इमोशनली बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर ओवर अग्रेसिव है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफर करेगा। हम बात कर रहे हैं एक रीजनेबल बैलेंस्ड पर्सन की, तो उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता ये डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि एक रीजनेबल पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइन करना इजी है। क्यों? क्योंकि हम एक बैलेंस्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मेंस रिया बीइंग अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए एक यूनिवर्सल रूल लेने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन क्रिएट किया है कि भाई जो भी रीजनेबल पर्सन का मेंस रिया उसका स्टेट ऑफ माइंड होता, सेम स्टेट ऑफ माइंड विल बी इंप्यूटेड अपॉन द अक्यूज्ड। ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज नॉट द ओनली एविडेंस, और भी इसके साथ साथ और भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर गिवन, बट देन दिस इज ऑल्सो वन मैनर, वन मेथड टू प्रूव द मेंस रिया, बिकॉज इट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रूव। हम उस पर्सन, क्योंकि वो पर्सन, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसका अग्रेसिव नेचर या उसकी सेंसिटिविटी कितनी है हमें नहीं पता लग सकता, हर पर्सन का अलग अलग होता है परसेप्शन। इसीलिए एक यूनिवर्सल रूल बनाने के लिए हमने एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन क्रिएट किया है कि भाई ये टेस्ट करके मेंस रिया को प्रूव किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इट विल बी कोरॉबरेटेड बाय अदर एविडेंसेस आल्सो, but it is one manner in which the state of mind can be proved. समझ आ रहा है? क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें? श्योर? ले लो ब्रेक पहले, फिर लिखवा दूंगी, वरना अभी लिखवाऊंगी तो 4:10 हो जाएंगे, तो ठीक है ब्रेक ले लो, देन वील कंटिन्यू। ओके लेट्स राइट। लिखेंगे अभी हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। ऑल राइट, सो राइट द हेडिंग नेचर ऑफ मेंस रिया। नेचर ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया is a subjective concept. Mens rea is a subjective concept like actus reus, as it depends upon, like actus reus as it depends upon the language of the provision, the language of the provision in the law. The nature is subjective, but the nature is subjective, but the test to determine mens rea, the test to determine mens rea is an objective one. Is the test to determine mens rea is an objective one. Actus reus can be directly seen. Actus reus can be directly seen as it is the physical consequence, as it is the physical consequence of human conduct. Next para. Mens rea
being a psychological fact, mens rea being a psychological fact, cannot be perceived directly, cannot be perceived directly, rather it is seen indirectly, it is seen indirectly from the person's conduct, from the person's conduct. This is known as the objective test, the objective test of a reasonable person. It's raining outside. बहुत तेज गए क्यों? तब नहीं हो रही थी. It is known as an objective test of a reasonable person, which means the court will examine the conduct of an ordinary prudent person. The court will examine the conduct of an ordinary prudent person placed in a similar circumstances, placed in a similar circumstances, the court has to infer upon its own judicial wisdom, upon its own judicial wisdom, as to what would be the state of mind of the reasonable person, comma, the same will be attributed upon the actual accused, Clear है ये? So it is a subjective concept, but the test to determine mens rea can never be a universal one or can never be a perfect one because it is a psychological fact. तो इसको हमें सिर्फ और सिर्फ एक reasonable person के point of view से ही हम इसको देख सकते हैं. And of course the other surrounding circumstances which involves the facts and circumstances, the conduct of that particular person, etc. It cannot be directly seen. It can never be directly seen. इसके अलावा अगर मेंस रिया के नेचर की बात की जाए, वन मोर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स नेचर इज कि बीएनएस में जब हम ऑफेंसेस पढ़ते हैं, जैसे अगर हम मर्डर का या कल्पेबल होमिसाइड का या थेफ्ट का ऑफेंस पढ़ते हैं तो वहां पे तो पर्टिकुलरली दे हैव रिटन कि मेंस रिया क्या होनी चाहिए. जैसे अगर हम कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का ऑफेंस पढ़ते हैं तो वहां पे हर क्लॉज में अलग अलग, हर पार्ट, हर टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, हर टाइप ऑफ मर्डर की अलग अलग एक्सक्लूसिव मेंस रिया मेंशन की गई है एक्सप्रेसली. यस और नो? एक्सप्रेसली की गई है. एक्सप्रेसली लिखा है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में कि कब इंटेंशन टू कॉज डेथ होना चाहिए, कब इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी होनी चाहिए,
कब mere knowledge भी culpable homicide और murder हो जाएगा? So the mens rea, whatever is required, अभी अभी हमने देखा that it is a subjective concept. Subjective मतलब language has to be seen. And when we look at the language of the provisions of BNS, they have expressly and very specifically mentioned as to what mens rea is required. जैसे थेफ्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ इंटेंशन वर्ड मेंशन नहीं है, डिसऑनेस्टली, जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन. मतलब थेफ्ट के लिए भी इतना पर्टिकुलर लिखा है कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए. और जब आप डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन देखते हो तो वहां पे दिया गया है डिसऑनेस्ट का मतलब होता है हैविंग एन इंटेंशन टू डिप्राइव अ पर्सन टू विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड, और टू एंटाइटल टू बेसिकली गेन समथिंग जिसके लिए आपका कोई लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है. दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन. किसी को एक ऐसी प्रॉपर्टी से डिप्राइव करना जिसके लिए उसके पास लीगल एंटाइटलमेंट था, या खुद ऐसी प्रॉपर्टी गेन करना जिसके लिए आपके पास कोई लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है. सो पर्टिकुलरली द लेजिस्लेचर हैज मेंशन्ड दैट व्हाट इज द मेंस रिया व्हिच इज रिक्वायर्ड. एंड देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस लाइक किडनैपिंग, पब्लिक न्यूसेंस, जहां पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वहां पे लेजिस्लेचर ने ये नहीं लिखा है प्रोविजन में कि दिस प्रोविजन डज नॉट रिक्वायर मेंस रिया, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, वहां पे कुछ नहीं लिखा है. दैट मीन्स द प्रोविजन इज साइलेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया. तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज टू इंक्लूड मेंस रिया, then such an intention must be expressly mentioned in the language of the provision. इसीलिए हर प्रोविजन को, हर ऑफेंस को हम एक्टस रियस और मेंस रिया में डिवाइड करते हैं, बिकॉज जितना स्पेसिफिकली एक्टस रियस लिखा हुआ होता है उतना ही स्पेसिफिकली मेंस रिया भी रिक्वायर्ड उसमें वहां पे लिखा होता है. और जहां पे कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब क्या है कि वहां पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट मीन्स अंडर BNS, generally, if the provision is silent, then the mens rea is not required. And wherever the legislative intent is that there should be mens rea, the legislature has mentioned it either expressly or it can be inferred by necessary implication. The general rule is the provision is silent. If the provision is silent, there is no requirement of mens rea. लेकिन जहां जहां पे mens rea की requirement है वहां पे या तो expressly दिया गया है या फिर by necessary implication हम ये infer कर सकते हैं कि यहां पे mens rea होगा. expressly तो समझ आ गया, जैसे कि provisions में लिखा है dishonest intention, intention, knowledge, reason to believe. What do you mean by necessary implication? एक्सप्रेस तो चलो समझ आ गया कि लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली लिखा है. थेफ्ट में हमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए, मर्डर में हमें नॉलेज इंटेंशन चाहिए, या तो इंटेंशन होगी, और इंटेंशन में भी अलग अलग उन्होंने बहुत ही पर्टिकुलरली दिया है. इंटेंशन टू कॉज डेथ कब होनी चाहिए, इंटेंशन मियरली टू कॉज बॉडीली इंजरी कब होनी चाहिए, नॉलेज कब होनी चाहिए. तो ये तो हुआ कि जब लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली लिख दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरिंग मेंस रिया by necessary implication? What do you mean by necessary implication? Implied, express के साथ और क्या होता है? Implied होता है. अगर लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली लिखा है, that means express requirement of mens rea is there. बट कई बार इस तरीके से भी होता है, स्पेशली अंडर स्पेशल लॉज, जहां पे द लेजिस्लेचर हैज नॉट क्लियरली रिटन और एक्सप्रेस्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, लेकिन वहां पे इम्प्लाइडली हमें मेंस रिया को इन्फर करना होता है. दैट इज नोन एज बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन. और नेसेसरी इंप्लीकेशन मतलब इम्प्लाइडली मेंस रिया रिक्वायर्ड है या नहीं है. अब लिखा तो नहीं है तो इम्प्लाइडली पता करना पड़ेगा. वो कैसे पता किया जाता है? बाय लुकिंग एट द पर्पस ऑफ द लॉ. जैसे फेरा है, अब फेरा में कुछ नहीं लिखा है. मेंस रिया जो वहां पे जो ऑफेंसेस हैं
उनमें मेंस रिया की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी वो कुछ नहीं लिखा है. द प्रोविजन इज साइलेंट, मतलब एक्सप्रेसली मेंस रिया की रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की गई है. अब हमें देखना होगा एक्सप्रेसली तो नहीं की गई है बट कहीं बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन इंप्लाइडली तो नहीं होनी चाहिए. अगर नहीं है, ना ही एक्सप्रेसली ना ही इंप्लाइडली, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यस और नो? अगर कोई प्रोविजन साइलेंट है दैट मींस एक्सप्रेसली नहीं लिखा है. फिर हमें देखना होगा कहीं बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन हम ये इन्फर तो नहीं कर सकते कि मेंस रिया चाहिए होगी. अगर दोनों में ही आंसर नो है मतलब चाहिए ही नहीं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है. तो एक्सप्रेसली तो पता लग जाएगा कि एक्सप्रेसली लिखा है या नहीं लिखा है. इंप्लाइडली मेंस रिया रिक्वायर्ड है या नहीं, फॉर दैट पर्पस द पर्पस ऑफ दैट लॉ, द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लॉ इज टू बी सीन. जैसे कि अगर बात की जाए फेरा वाली, उसमें द पर्पस इज टू प्रिवेंट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस. उसी पर्पस से हमें समझ आया कि जिन टाइप ऑफ ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने का इस लॉ का पर्पस है, तो डेफिनेटली मेंस रिया की रिक्वायरमेंट यहां पे नेसेसरी इंप्लीकेशन से नहीं होगी, बिकॉज दैट वुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड टू एस्केप द लायबिलिटी. और ऐसे ऑफेंसेस जो कि सोसाइटी को ग्रेव फॉर्म में अफेक्ट कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, वहां पे वी कैन नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड टू एस्केप द लायबिलिटी. इसीलिए वहां पे हमने डिक्लेयर किया कि ना ही एक्सप्रेसली ना ही बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन मेंस रिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. समझ आ रहा है? जनरली हर ऑफेंस में, स्पेसिफिकली अगर बीएनएस की बात की जाए, हर ऑफेंस में the legislature has clearly, expressly, specifically provided for the mens rea. Wherever it is not given, then we have to first infer it, that whether we are able to take the implication. हम एक implication ले पा रहे हैं, by necessary implication कहीं mens rea infer की जा रही है, then also it is there. But जब ना ही expressly और ना ही उसके पर्पस को देखने के बाद बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन दैट सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. सो हाउ मेंस रिया इज इन्फर्ड? इट कैन बी ईदर इन्फर्ड एक्सप्रेसली बाय द वर्ड्स ऑफ द प्रोविजन और इवन बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन. नेसेसरी इंप्लीकेशन मीन्स जैसे होता है ना पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, कि किसी भी लॉ को समझने के लिए अगर हम उसके पर्पस को समझ गए, then we can easily find out or we can easily interpret the meaning of that law, the nature of that law, the application of that law. इसीलिए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके भी हम मेंस रिया की रिक्वायरमेंट, जहां पे एक्सप्रेस नहीं लिखा है, जहां एक्सप्रेस लिखा है वहां तो टेस्ट ऑफ नेसेसरी इंप्लीकेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट वेरेवर इट इज साइलेंट, जैसे किडनैपिंग के केस में इट इज साइलेंट, वहां हमें पता लगा साइलेंट है, और जब इसका पर्पस देखा जाए तो पर्पस भी यही है कि होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द चाइल्ड. फॉर दैट पर्पस या तो एक्सप्रेसली इंफर की जाएगी या फिर बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन. नेसेसरी इंप्लीकेशन का मतलब होता है बाय लुकिंग एट द पर्पस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी लॉ. क्लियर है? ये एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं, इसी के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, मेंस रिया कैन बी ascertained, मेंस रिया कैन बी ascertained by the express language of the provision, by the express language of the provision, or even by necessary implication. Necessary implication means the purpose of the law, has to be examined
and it is to be seen, it is to be seen that whether imputing the requirement of mens rea would serve the purpose better, would serve the purpose better, or making it an offense of strict liability, making it an offense of strict liability would serve the purpose better, would serve the purpose better. In the case of this is Ravula Hariprasad Rao versus the state. This is 1951. It was held that mens rea shall be stated, mens rea shall be stated by the legislature expressly or it is to be inferred by necessary implication, clear है ये? So that is basically the nature of mens rea. So हमने meaning of mens rea, then the policy, the role of mens rea in governing the public law, basically how it is decided, why does the society decide it, how does the society decide it, then उसका nature हमने देखा that it is subjective, उसका test is always objective because of the very nature that it is a psychological fact. Also, it is either expressly given or it is inferred impliedly by necessary implication. All right, clear hai? If it is not given, that means it is either an offense of strict liability या फिर हमें impliedly उसको infer करना है. Impliedly infer हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए पर्पस को देखेंगे. अगर पर्पस के अकॉर्डिंग it would be better served अगर उसको strict liability का principle बनाया जाएगा, then it will be concluded that mens rea in this particular offense is not required. This is how it is ascertained. Clear है? अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मेंस रिया का, विच इज नोन एज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे उन सब में ये वर्ड्स यूज होने वाले हैं. टाइप्स ऑफ मेंस रिया हमें अब देखना है कि टाइप्स ऑफ मेंस रिया, क्योंकि आगे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, अभी हम देखेंगे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, थेफ्ट, जितने भी ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे किसी में नॉलेज वर्ड यूज्ड है, किसी में इंटेंशन वर्ड यूज्ड है, किसी में रीजन टू बिलीव वर्ड यूज्ड है. तो वी शुड नो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ऑल दीज आर स्टेट ऑफ माइंड, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस रिया और उनकी डिग्रीज अलग अलग होती है. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री एंड द लोएस्ट वन इज रीजन टू बिलीव. सो उनकी डिग्रीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जितनी
हाई डिग्री की मेंस रिया होती है उतना ही ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अपॉन दी प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन को इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूफ करनी है तो बर्डन स्ट्रिक्ट हुआ क्योंकि डिग्री ऑफ मेंस रिया इज हाई, बट व्हेनेवर द डिग्री ऑफ मेंस रिया इज कंपैरेटिवली लोअर, मतलब प्रोसिक्यूशन को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रूफ करनी है, प्रोसिक्यूशन को सिर्फ और सिर्फ रीजन टू बिलीव प्रूफ करना है, देन द बर्डन गेट्स रिड्यूस्ड। सो हाउ मच विल बी द बर्डन अपॉन द प्रोसिक्यूशन, इट डिपेंड्स। जैसे एक्टस रियस में भी हमने देखा, एक्ट वाला है तो बर्डन कम है प्रोसिक्यूशन पे, लेकिन ओमिशन वाला एक्टस रियस है तो प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ज्यादा है। सिमिलरली ये बर्डन अपॉन द प्रोसिक्यूशन इट ऑल्सो डिफर्स इन मेंस रिया एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ मेंस रिया, क्योंकि हर एक डिग्री, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस रिया और हर एक टाइप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए हर एक डिग्री ऑफ मेंस रिया को प्रूव करने का बर्डन भी अलग अलग होता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे इसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 33 जो मैंने आपको बताया, वॉलंटरली। वॉलंटरली का क्या मतलब होता है? विलिंगली। वॉलंटरली मीन्स विलिंगली, जानबूझ के। विलिंगली कोई चीज जानबूझ के की जा रही है, वॉलंटरली की जा रही है। जब आप बीएसए पढ़ते हो या जब आप एविडेंस लॉ पढ़ते हो या इवन अभी हम इसको यहां पे भी पढ़ेंगे बीएनएस में भी, एक एक्ट दो ही तरीके से हो सकता है। एक एक्ट या तो वॉलंटरी एक्ट होगा या तो इनवॉलंटरी, जिसको हम एक्सीडेंटल एक्ट भी बोल सकते हैं, जो हो गया, आपने विलिंगली वो करना नहीं चाहा था, वो हो गया। ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ वॉलंटरी एक्ट, जो अपने आप नहीं हुआ है, आपने उसको किया है। अब कोई भी एक्ट वॉलंटरी या तो विद द इंटेंशन हो सकता है, इंटेंशनल, वो भी वॉलंटरी है। विद द नॉलेज हो सकता है, वो भी वॉलंटरी है। विद द रीजन टू बिलीव हो सकता है, वो भी वॉलंटरी है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल था, नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी था, देन देयर इज नो मेंटल इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो मेंस रिया, देयर इज नो लायबिलिटी। यस और नो? इसीलिए जो प्राइमरी डिग्रीज ऑफ मेंस रिया है उनको किस फॉर्म में डिफाइन किया गया है? उनको बोला गया है एक वॉलंटरी एक्ट। बिकॉज एक एक्ट जब वॉलंटरी होगा तभी वो कल्पेबल, तभी वो पनिशेबल होगा। अगर वो एक्सीडेंटल है तो वो पनिशेबल नहीं है। वॉलंटरी के भी डिग्री होते हैं जो कि 2 क्लॉज 33 में दी भी गई है। जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो यहां लिखा है वेयर बाय ही इंटेंडेड और ही न्यू और ही हैड द रीजन टू बिलीव। मतलब जो तीन प्राइमरी डिग्रीज, प्राइमरी टाइप्स ऑफ मेंस रिया हैं, उनको बीएनएस ने, चाहे बीएनएस ने चाहे आईपीसी ने, दिस वाज अर्लियर सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी, तो इनको डिफाइन कैसे किया है? इसको डिफाइन इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मेंस रिया को लॉ ने डिफाइन किया है विद द टर्म वॉलंटरी। क्योंकि चाहे इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखा जाएगा कि कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट था भी या नहीं, वॉलंटरी एक्ट था या फिर एक्सीडेंटल एक्ट था। व्हेनेवर इट इज वॉलंटरी देन ओनली, फिर आगे हम देखेंगे अच्छा वॉलंटरी में भी व्हाट इज द डिग्री, whether it is intention, whether it is knowledge, whether it is reason to believe. लेकिन जब कोई एक्ट at the first place voluntary ही नहीं है, it is involuntary, that is by maybe involuntary, maybe by intoxication, by unsoundness, by misconception, ये involuntary है। बिकॉज यहां पे जानबूझ के एक्ट किया नहीं जा रहा है, किसी इन्फ्लुएंस में एक्ट हो रहा है, तो उनके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो एट द फर्स्ट प्लेस हमने डिग्री ऑफ मेंस रिया को डिफाइन कैसे किया है? एज अ वॉलंटरी एक्ट। वॉलंटरी मींस देयर हैज टू बी अ मेंटल इन्वॉल्वमेंट। बिकॉज अभी हमने जब इंटरप्रिटेशन भी लिखा, पॉलिसी लिखी मेंस रिया की, वहां पे भी हमने लिखा है wherever there is no mental involvement the society has a sense of forgiveness, जो कि जनरल एक्सेप्शंस में हम देखते हैं। बिकॉज वहां पे द एक्ट इज नॉट वॉलंटरी, इट मे बी इनवॉलंटरी और एक्सीडेंटल। इसीलिए
डिग्रीज ऑफ मेंस रिया को जो डेफिनेशन दी गई है, द वर्ड इज वॉलेंट्री, because firstly it has to be a voluntary act, there has to be an active mental involvement in doing that act. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिग्री ऑफ वॉलेंट्रीनेस थी यहां पे, वेदर इट वॉज इंटेंशन, नॉलेज, और उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोसिक्यूशन का बर्डन क्या होगा. समझ आ रहा है कि ये इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, ये सब वॉलेंट्री में क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑफेंस. मेंटल इन्वॉल्वमेंट, विलिंगनेस. क्लियर है? इसको पढ़ेंगे. देखो क्या लिखा है यहां पे. अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट. Why cause and effect? Because actus reus का मतलब होता है consequence of the act. इसी से हमें समझ आ रहा है कोई भी एक्ट वॉलेंट्री किया गया है, कोई भी एक्ट इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव से किया गया है, दैट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस हैज बीन प्रोड्यूस्ड, द कॉन्सिक्वेंस, द इफेक्ट हैज बीन कॉज्ड, हैज बीन प्रोड्यूस्ड ईदर बाय इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव. क्योंकि एक्टस रियस इज नॉट द एक्ट. यहां पे ये नहीं लिखा है अ पर्सन इज सेड टू डू एन एक्ट वॉलंटरली, बिकॉज डूइंग एन एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट एक्टस रियस. एक्टस रियस इज क्रिएशन ऑफ कॉजेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट. जब एक्ट करके कॉन्सिक्वेंस क्रिएट किया जाता है, इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, इस लैंग्वेज से भी हमें समझ आ रहा है दैट एक्टस रियस इज द कॉन्सिक्वेंस. इसीलिए बोला गया है अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट, दैट इज द एक्टस रियस. वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट, इट का मतलब है द इफेक्ट. ही कॉजेज इट का मतलब इफेक्ट. कोई भी इफेक्ट वॉलंटरली कॉज किया गया है. कब? जब उस पर्सन ने वो इफेक्ट कॉज किया है बाय मीन्स. क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट अ फिजिकल फैक्ट. हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं कि किसी पर्सन ने कोई कॉन्सिक्वेंस इंटेंशन से क्रिएट किया है, किसी पर्सन ने कोई कॉन्सिक्वेंस नॉलेज से क्रिएट किया है. दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन, दैट कैन बी सीन इनडायरेक्टली बाय एग्जामिनिंग द मीन्स. मीन्स का मतलब है उस पर्सन का कंडक्ट. क्या वेपन यूज किया, कितनी बार उसने हिट किया, उस पर ही डिपेंड करेगा ना. अगर एक आयरन रॉड यूज की है किसी को हेड पे हिट करने के लिए तो इंटेंशन हो सकती है, लेकिन वही अगर एक वुडन रॉड है तो इंटेंशन नहीं होगी. बिकॉज द मीन्स, द मोड, द मैनर इन विच सच कॉन्सिक्वेंस हैज बीन क्रिएटेड इज नॉट सफिशिएंट फॉर इंटेंशन. यस और नो? तो इंटेंशन है, नॉलेज है, मतलब वॉलेंट्री एक्ट है या नहीं है वो डायरेक्टली तो हमें दिख ही नहीं सकता है. इसीलिए यहां पे क्लियरली बोला गया है बाय मीन्स. उसके मीन्स को ही देख के पता लगेगा, उसके कंडक्ट को ही देख के पता लगेगा. एंड कंडक्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग. द मैनर इन विच ही एक्टेड, द फिजिकल एक्ट विच इज डन, द ओमिशन विच इज डन, द वेपन विच इज यूज्ड, the number of times a person has hit the other person. ये सारे मीन्स हैं. क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड, मेंस रिया, कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन. इनडायरेक्टली बाय मीन्स उसको देखा जा सकता है. इस लैंग्वेज से हमें क्लियर समझ आ रहा है. When he causes it by means whereby he intended to cause it. So the first type of voluntary act, the first type of mens rea is the intention. जब कोई एक्ट इंटेंशन से किया गया है, where the person intended to do an act, or by means which at the time of employing those means का मतलब है when at the time of doing that conduct. या तो इंटेंशन से किया गया है या फिर जब वो कंडक्ट कर रहा था, जब वो उस वेपन को यूज कर रहा था, जब वो उन मीन्स को अडॉप्ट कर रहा था, he either knew or he had the reason to believe to be likely to cause it.
मतलब या तो वो एक्ट, वो कंडक्ट करने में उस पर्सन की क्लियर कट इंटेंशन थी, या फिर जब वो उस तरीके से एक्ट कर रहा था, he was employing those means, that means he was doing that conduct, he was using that weapon, whatever may be the means, he knew, उसको knowledge थी, या फिर reason to believe था that he is likely to cause it. अब पहले वाले में, इंटेंशन वाले में सीधे लिखा था intended to cause it, क्योंकि इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री, वहां कोई लाइकली नेचर नहीं होता है, वहां पे या तो एक्ट आपको करना है या तो एक्ट आपको नहीं करना है। 15 बार आयरन रॉड से किसी के सर पे हिट करने में देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ डेथ, इट इज श्योर दैट डेथ इज द ओनली कॉन्सिक्वेंस। तो इंटेंशन में देयर इज नो लाइकलीहुड, बट जब हम लेसर डिग्री ऑफ मेंस रिया की बात करते हैं, दैट इज नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव, वहां पे वर्ड यूज हुआ है लाइकली। इसी से समझ आ रहा है कि इनका जो नेचर है, इनकी जो डिग्री है, इट इज कंपेरेटिवली लेसर एज कंपेयर टू इंटेंशन। क्योंकि यहां पे लाइकली, लाइकली का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी से हमें समझ आ रहा है कि ये डिग्रीज इनकी अलग अलग है। इंटेंशन इज द हाईएस्ट वन, देन कम्स नॉलेज, एंड देन लास्ट वन इज रीजन टू बिलीव। दीज आर द प्राइमरी डिग्रीज ऑफ मेंस रिया, जो हमें पता लगती है सेक्शन 2 क्लॉज 33 से, द डेफिनेशन ऑफ voluntarily, which was earlier given under section 39 of IPC. समझ आ रहा है? ये डेफिनेशन क्लियर है? अभी एक एक हमें डिस्कस करना है, क्योंकि इसके अलावा देर आर अदर टाइप्स ऑफ मेंस रिया ऑल्सो, लेकिन अभी इनको भी हमें डिस्कस करना है, दैट व्हाट इज इंटेंशन। बिकॉज आगे जाके जब हम मर्डर पढ़ेंगे, जब हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, वहां पे हमें एविडेंशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है कि अगर वहां पे लिखा है इंटेंशन टू कॉज डेथ, then how will the prosecution prove that there was not mere knowledge, rather there was intention to cause death? तो पता होना चाहिए ना कि ये होता क्या है, कैसे प्रूव किया जाएगा। how their degrees are basically varying. so सबसे पहले इंटेंशन की बात करते हैं। what is intention? what is intention? how will you define intention? it is a mental manifestation of whatever the desire or the wish. So if I am mentally manifesting that I want to take revenge from X person, that is also mental manifestation. Is that intention? No. It is not intention. What is intention? Intention is not a mere, because ये जो mental manifestation आपने बोला, it may be a motive also, no? Taking revenge. My ultimate motive is to take revenge from ABC, whatever person. How I want to take the revenge? By killing him, by defaming him, by causing him a property loss or whatever. That is my intention. इंटेंशन का क्लियर मीनिंग होता है अ डिजायर और अ विलिंगनेस टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस विथ सर्टेनिटी। इंटेंशन की डेफिनेशन, ये इंटेंशन का मीनिंग है, दैट इंटेंशन डेफिनेटली बिकॉज इट इज अ मेंटल फैक्ट, तो वो एक डिजायर है, इट इज अ डिजायर, इट इज अ विलिंगनेस, एंड द डिजायर और द विलिंगनेस हियर is related to creation of a particular consequence. क्योंकि हम BNS पढ़ रहे हैं जहां पे mens rea has to be read with actus reus. तो mens rea उसी को बोला जाएगा जब आपकी इंटेंशन थी, लिखा है ना, to cause an effect. इंटेंशन थी to cause an effect. इंटेंशन थी to create a consequence. तभी तो उसको mens rea बोला जाएगा। वॉलंटरली में सीधे सीधे दिया गया है, स्टेट ऑफ माइंड चाहे कुछ भी हो, इट शुड बी फॉर कॉजिंग एन इफेक्ट बाय मींस, बट इट शुड बी फॉर कॉजिंग एन इफेक्ट। तो इंटेंशन कैसा स्टेट ऑफ माइंड है? इट इज अ डिजायर, इट इज अ विलिंगनेस। व्हाई विलिंगनेस? क्योंकि वॉलंटरी के अंदर दिया गया।
तो इट इज अ विलिंगनेस. द विलिंगनेस हियर इज टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस एंड दैट टू विद सर्टेनिटी. कि ऐसा एक्ट आपने किया, आपने जो मीन्स अडॉप्ट किए वो इतने सफिशिएंट थे जिससे क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, विदाउट एनी कंफ्यूजन, आपकी एक ही डिजायर थी, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को क्रिएट करने की. सेम एग्जाम्पल, जब किसी ने आयरन रॉड से 15 टाइम्स एक पर्सन के हेड पे हिट किया, तो उसके मीन्स से, उसके कंडक्ट से हमें उसकी एक ही डिजायर नजर आ रही है, दैट ही वांट टू क्रिएट वन पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस विथ सर्टेनिटी, दैट इज कॉजेशन ऑफ डेथ. विथ सर्टेनिटी क्यों? वो एक बार, दो बार, तीन बार भी हिट करता तो डेथ हो जाती, लेकिन ही चोज टू हिट 15 टाइम्स बिकॉज ही वांटेड टू एंश्योर विथ सर्टेनिटी कि डेथ ही हो. ये इंटेंशन है. इंटेंशन का मतलब है जब एक पर्सन का एक्ट इतना सफिशिएंट है कि उससे हमें क्लियर कट पता लग रहा है दैट ही हैड ओनली वन डिजायर, ही वांटेड टू क्रिएट ओनली वन कॉन्सिक्वेंस, और उसका एक्ट इतना सफिशिएंट है दैट ही हैज इंश्योर्ड दैट दिस कॉन्सिक्वेंस इज क्रिएटेड श्योरली विथ सर्टेनिटी. क्योंकि अगर उसने दो बार, तीन बार हिट किया होता, डेथ तो तभी हो सकती है, लेकिन 15 टाइम्स का मतलब है उसकी डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट ही वांटेड टू क्रिएट ओनली वन कॉन्सिक्वेंस, दैट इज कॉजेशन ऑफ डेथ, विदाउट लीविंग एनी चांस, विथ सर्टेनिटी. तो इंटेंशन की जब बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक मियर मेंटल फैक्ट नहीं बोलेंगे, मियर मेंटल डिजायर नहीं बोलेंगे. इट इज अ डिजायर in which the person acts with extra promptness. He is extra cautious about the creation. उसका एक्ट इतना ज्यादा कॉशियस है, इतना ज्यादा कॉन्शियस है वो अपने एक्ट के लिए, that his act is sufficient to show कि भाई ऐसा एक्ट कोई भी करेगा तो कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि मुझे ये एक्ट 15 बार उसके सर पे मारने में I knew that it is likely to cause death. वो तो हो ही नहीं सकता. No reasonable person will think of it. Only one consequence was desired by this person, that is, he wanted to cause death, and that too with certainty. Kyun certainty? Because his act is so sufficient to show his intention. That is known as intention. और इसी रीजन से, क्योंकि यहां पे एक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहां पे एक पर्सन ने सिर्फ गेस वर्क पे, स्पेक्यूलेशन पे एक्ट नहीं किया है कि मेरे एक्ट से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहां पे उसने जो एक्ट किया है उससे हमें क्लियर समझ आ रहा है दैट हिज विलिंगनेस, हिज डिजायर इज कि ये हो ही, देयर इज नो हो सकता है, हो भी नहीं सकता है. ही इज एक्टिंग कि ये तो होगा ही होगा, आई हैव टू डू दिस. हिज एक्ट इज सो सफिशिएंट दैट ही इज desiring to create that particular consequence जो उसके साइकोलॉजी के अंडर है. That is known as intention. अभी एक ही चीज और हमने डिस्कस करी, मोटिव ऑल्सो. इंटेंशन का मतलब हुआ टू क्रिएट अ कॉन्सिक्वेंस, एंड बेसिकली वॉलंटरली से हमें पता लगा कि कोई भी इंटेंशन थी या नहीं उसके लिए हमें मीन्स देखने होते हैं. तो इंटेंशन थी या नहीं उसके लिए what question has to be asked, that how the person wanted to do an act. कि अगर उसने डेथ कॉज करनी चाहिए या उसने डेथ कॉज की है, अब वो डेथ विद द नॉलेज कॉज की है या विद द इंटेंशन कॉज की है, उसके लिए क्या देखा जाएगा, हाउ द डेथ हैज बीन कॉज्ड. इफ द डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट जहां पे इतनी सर्टेनिटी है कि उसका एक ही डिजायर थी, दैट मीन्स डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय इंटेंशन. But if the death, the consequence, the effect has been created by such means, उसका एक्ट इस तरीके का था जहां पे एक्ट इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम ये बोले कि सर्टेनिटी से उसको तो डेथ ही कॉज करनी थी, रादर एक लाइकलीहुड था, सिर्फ उसको नॉलेज थी कि मेरे एक्ट से डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इंटेंशन वी हैव टू आस्क दैट हाउ द एक्ट वाज डन. इफ द एक्ट वाज डन विथ सर्टेनिटी,
with extra promptness, with extra consciousness about creating the consequence, then definitely it is an intentional act. लेकिन जब हम बात करते हैं मोटिव की, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि इंटेंशन और मोटिव दोनों में बहुत बहुत बार मिसकंसेप्शन, एक कंफ्यूजन हमारा हो जाता है. जब मोटिव की बात की जाती है तो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? व्हाई ए स्टैब्ड बी with the intention of killing him. How A stabbed B, that is the intention. How A killed B, that is the intention. That is by stabbing 10 times in his abdomen, बहुत ही certainty है कि death ही cause करनी है. बट जब हमें A का मोटिव जानना है तो हमें क्या पूछना होगा? Why A caused B's death? Because he wanted to take revenge upon him. That is the मोटिव. और ऑफेंस के लिए जरूरी क्या होता है? इंटेंशन या मोटिव? इंटेंशन. ऑफेंस के लिए जरूरी है मेंजरिया. और मेंजरिया में मोटिव आता है या इंटेंशन आती है? इंटेंशन आती है, मोटिव नहीं आता. इज मोटिव अ पार्ट ऑफ मेंजरिया? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंजरिया. कैसे पता लगा? Why? It is the reason why the act is done. Why it is not a part of mens rea? एक बहुत ही टेक्निकल सा इसका रीजन है जिससे हमें समझ आता है मोटिव इज नॉट अ पार्ट. आप लोगों ने अगर बीएसए पढ़ा है, एविडेंस एक्ट पढ़ा है, तो वहां पे सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया, दिया गया है स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड दिया गया है, उसमें सब चीजें लिखी है. इंटेंशन लिखी है, इलविल लिखी है, गुडविल लिखी है, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस लिखा है. लेकिन वहां पे मोटिव नहीं लिखा है. मोटिव कहां दिया गया है? सेक्शन 6 के अंदर ऑफ बीएसए, विच वाज अर्लियर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर मोटिव भी स्टेट ऑफ माइंड का, मेंस रिया का पार्ट होता तो सेक्शन 12 में ही दे देते ना. जहां इंटेंशन दी गई है उसी की रेलेवेंसी, मोटिव की रेलेवेंसी भी वहीं क्रिएट कर देते. बट मोटिव को कहां दिया गया है? सेक्शन 6 विच वाज अर्लियर सेक्शन 8. वहां पे मोटिव की रेलेवेंसी क्रिएट की गई है. द रीजन इज मोटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. मोटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंस रिया. दैट मीन्स कि जब प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज करते हैं बाय प्रूविंग द एक्टस रियस एंड मेंस रिया फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस, तो द प्रोसिक्यूशन डज नॉट हैव द बर्डन टू प्रूव द मोटिव ऑल्सो. हम मोटिव प्रूव कर पा रहे हैं, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट, but it is not mandatory to prove motive for proving mens rea. Mens rea के लिए जरूरी क्या है? Intention, knowledge, reason to believe. Motive is not a mandatory part of mens rea. It is not a part of mens rea. It is not mandatory. जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को कन्विक्ट तभी किया जाएगा जब मोटिव प्रूव होगा. मोटिव may not be proved. If it is proved, if it is there, तो वो रेलेवेंट फैक्ट होगा. बट मोटिव इज नॉट एसेंशियल फॉर प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. मोटिव इज अ मियर असिस्टिव फैक्ट. आगे जाके जब हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करते हैं उसमें वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि अच्छा मोटिव भी था. या फिर अगर इंटेंशन प्रूव करनी है तो मेंस रिया प्रूव करने के लिए मोटिव एज अ रेलेवेंट फैक्ट की असिस्टेंस ली जा सकती है. बट मोटिव इज नॉट मेंस रिया. The prosecution is not duty bound to prove motive, but the prosecution is duty bound to prove intention. That is mens rea, a part of mens rea. मोटिव स्टेट ऑफ माइंड वाले प्रोविजन में रेलेवेंसी में दिया ही नहीं गया है. क्यों? क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड का पार्ट ही नहीं है. इट इज अ मियर ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है मोटिव को. मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स विच एक्चुअली इंड्यूस्ड द पर्सन टू डू एन एक्ट. अगर मुझे बी से रिवेंज लेना है, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है, ये मेरा मोटिव है कि इसी मोटिव की वजह से, उससे रिवेंज लेने की वजह से मैंने उसके खाने में पॉइजन डाल दिया. सो व्हाई आई कॉज्ड डेथ, मोटिव उसका ड्राइविंग फोर्स है, बट इट इज नॉट द मेंस रिया इन इटसेल्फ. समझ आ रहा है? क्लियर है? फर्स्ट इज इंटेंशन, विच इज
a desire or willingness to create one particular consequence and not just to create a consequence, rather to create with certainty. मतलब इंटेंशन में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि उसका एक्ट इतना सफिशिएंट था, कोई और कॉन्सिक्वेंस तो उसके दिमाग में हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एक ही कॉन्सिक्वेंस उसका क्रिएट करने की इंटेंशन थी और वो वही कॉन्सिक्वेंस है जो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर या जिस भी ऑफेंस के लिए उसको ट्राई किया जा रहा है, ये उसी का एक्टस रियस है. जब ये प्रूव हो जाता है, इट इज नोन एज कॉन्करेंस ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया, जो कि एक ऑफेंस बन जाता है विच रिजल्ट्स इनटू अ कन्विक्शन. समझ आ रहा है? एंड इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस. ऑल राइट, लिखवा दूंगी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको. ठीक है, यहां तक रिवाइज करके आना, बाकी के जितने भी टाइप्स ऑफ मेंजरिया हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, कोई डाउट है पहले ये बता दो. एनी डाउट? नो? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू.